तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रथम सेमेस्टर भौतिक भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले क्वेश्चन उन सबको मैंने इकट्ठा किया है और उन सबका क्वेश्चन और आंसर्स भी आप लोग को प्रोवाइड होगा। तो महासंग्राम वीडियो होने वाली है, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आप लोग देख भी सकते हैं एक बार। तो चलिए बिना देरी के हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले बता दूं कि विंध्याचल यूनिवर्सिटी जिनका कल एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन लोगों का एग्ज़ाम कल है और उन लोग यदि इतना तैयार कर लेते हैं तो 100% उनका पूरा का पूरा मॉडल पेपर और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बन जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अग्नेय सेल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो अग्नेय सेल क्या है? तो अग्नेय सेल वह सेल हैं या वह शिलाएँ हैं जो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, पिघले हुए मैग्मा या लावा के ठंडा और कठोर होने से बनती हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा ना, पढ़ा होगा कि पृथ्वी के अंदर मैग्मा पाया जाता है या तपता हुआ लावा पाया जाता है। तो वो क्या होता है, जब ठंडा हो जाता है, यानी कि जब सतह पर आता है और ठंडा हो जाता है तो उसी से जो बनता है वही अग्नेय सेल कहलाता है। यानी वो ठंडा हो जाता है और कठोर बन जाता है, तो वही अग्नेय सेल या प्राथमिक चट्टानें कहलाती हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जैसे अंतर्वेधी सेल। एक होता है अंतर्वेधी सेल, जैसे कौन सा, ग्रेनाइट। जैसे ग्रेनाइट आप लोग अच्छे से जान जाए, ये तो आप लोगों को पता होगा, ग्रेनाइट पत्थर एक होता है। और दूसरा होता है बहिर्वेधी। बहिर्वेधी जैसे कौन सा, बेसाल्ट। आप लोगों ने बेसाल्ट का नाम सुना होगा ना, तो दूसरा होगा बेसाल्ट। इसी के साथ साथ उदाहरण जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पुमिस। महत्व इसका क्या होता है कि ये निर्माण कार्य, औद्योगिक उपयोग और खनिज संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, अग्नेय सेल किसे कहते हैं। अब इसी के साथ साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक बहुत से हैं, जैसे तापमान, ऊंचाई, पानी और स्थल का वितरण, गति और घूर्णन। तो ये सब हैं। जैसे तापमान क्यों प्रभावित करता है, जैसे उच्च तापमान पर वायुदाब कम हो जाता है और निम्न तापमान पर क्या होता है, वायुदाब अधिक हो जाता है। तो ये भैया आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा कि जब उच्च तापमान होते हैं ना तो वायुदाब कम हो जाता है। ये भैया बंद कर लो। फिर क्या है, ऊंचाई। जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर क्या हो जाता है कि वायुदाब कम हो जाता है। इसी के साथ साथ पानी और स्थल का वितरण के आधार पर और गति और घूर्णन के आधार पर भी इसका वायुदाब घटता बढ़ता रहता है। फिर क्या है, महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। दोस्तों आप लोग अच्छे से क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि बहुत पहले नोट किया था इसको और बहुत ही ज़्यादा, तब मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ उसको, घन्ने लिखता था। हमारे इधर गजन बोलते हैं, तो बहुत ही गजन लिखे थे हम, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मतलब दूर दूर हो गया है। तो ये बहुत पहले का पेपर है, जब मैं पढ़ता था बहुत पहले तब का है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। तो जैसे अक्षांश हो गया। क्या है अक्षांश, भूमध्य रेखा के पास जब तापमान अधिक होता है तो ध्रुवीय क्षेत्रों में कम हो जाता है। फिर क्या है, गहराई, सतह के तापमान पर अधिक होता है और गहराई में यह कम होता जाता है महासागरीय जल का तापमान। फिर महासागरीय धाराएं भी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा लेब्राडोर की धारा और बहुत सारी धाराएं हैं। तो जो धाराएं होती हैं ना, ये गर्म और ठंडी दोनों धाराएं होती हैं। फिर क्या है, मौसम और वायुदाब, ये भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसी के साथ साथ सौर विकिरण भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसी के साथ साथ हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर मंडल क्या है, उसके ग्रहों के नाम बताता है, उनका वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और इसी के साथ साथ अभी नीचे क्वेश्चन शायद आएगा भी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताइए, और या फिर हो सकता है पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी या लाप्लास का सिद्धांत, कोई भी एक पूछ सकता है। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयार करके रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सौरमंडल क्या है, उसके ग्रहों के नाम तथा उसका वर्णन। तो क्या है सौरमंडल, सूर्य और उससे जुड़े ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूम्रकेतु आदि का सौरमंडल, आदि का समूह क्या होता है, सौरमंडल कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, पढ़ा होगा कक्षा 8, 7, 8 में कि सौरमंडल क्या होता है, सूर्य और उनसे जुड़े ग्रहों या उनसे
बने जितने भी तारे होते हैं उन सबका समूह सौरमंडल कहलाता है। और उनके ग्रहों के नाम क्या होते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण जिसे यूरेनस, और वरुण नेपच्यून जिसे बोलते हैं। और एक और था यम, जिसे हालांकि हटा दिया गया था, पहले 9 थे ना, तो अब 8 बचे हैं। बुध होता है जो बुध सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकट ग्रह होता है। इसके बाद सबसे चमकीला ग्रह होता है कौन, शुक्र, जो वायुमंडल से घिरा होता है। और फिर क्या है, जीवन युक्त एकमात्र ग्रह है, वो तो आप लोग को पता ही होगा, नीला ग्रह, जिसे हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं। फिर क्या है, मंगल ग्रह, जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर क्या होता है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसी के साथ साथ बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह होता है, ये क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, ये आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। फिर इसी के साथ साथ हमारा कौन सा आता है, या क्या हो रहे हो, इसी के साथ साथ शनि, जो अपने वलयों के लिए प्रसिद्ध है, उसमें छल्ले बने होते हैं, जैसे हमारा ग्रह है ये, तो इसके किनारे किनारे वलय बने होते हैं, ऐसे नहीं बने होते हैं, मतलब ये वलय है, समझ लो ये दोनों एक में ही मिले हैं, ऐसे वलय बनते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये हो गया, और फिर इसके किनारे चारों ओर ये हो गया, तो ऐसे होता है कौन, शनि। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत विस्थापन सिद्धांत की सहायता से महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति को समझाइए। तो सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत समझ लेते हैं हम। जो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है। तो वेगनर ने 1912 में अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कहा था कि महाद्वीप पहले एक साथ जुड़े हुए थे, इन्हें पैंजिया कहा गया, बाद में खंडित होकर अलग अलग स्थानों पर चले गए। मतलब पहले एक था पैंजिया महाद्वीप जो था, वो दोनों एक दूसरे में जुड़े थे, फिर क्या हुआ, अलग अलग ये दोनों खंडित होकर अलग अलग स्थान पर चले गए। जैसे पहले ये सब एक ही में जुड़े थे, फिर इसमें बीच में टूटा और ये इधर खिसक गया और ये इधर खिसक गया, बस दोनों एक दूसरे हो गए। मुख्य तर्क क्या है इसमें, महाद्वीपों की तट रेखाओं में समानता, जिससे कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो भारत का दक्षिणी इलाका है और अफ्रीका का जो पूर्वी इलाका है और दक्षिणी इलाका है, पूर्वी दक्षिणी इलाका और इसका पश्चिमी दक्षिणी इलाका सेम मिलता जुलता है। वहाँ के आप लोग देख सकते हैं प्रजातियाँ, वहाँ के पक्षी और वहाँ के जो मनुष्य हैं उनका भी सेम जो फेस वगैरह होता है ना उनका, वो अफ्रीका से हल्का फुल्का मिलता जुलता है। क्यों, क्योंकि ये माना जाता है कि अफ्रीका का टूटकर ही भारत एक हिस्सा बना था। इसी के साथ साथ जीवाश्म और वनस्पति के प्रमाण, चट्टानों की और भू आकृतियों में समानता, जिससे माना जाता है, माना नहीं जाता है, माना जाता है कि अफ्रीका है, इसके मतलब साक्ष्य भी मिलते हैं कि जो अफ्रीका है और जो भारत है, इसका जो इधर के चट्टाने हैं और अफ्रीका की चट्टानें ये दूसरे से मिलती हैं। प्रारंभ में पैंजिया एक विशाल महाद्वीप था, यह लारेंसिया और गोंडवाना में विभाजित हुआ। क्या हुआ, टूटकर लारेंसिया और गोंडवाना में विभाजित हो गया था। बाद में महासागर और महाद्वीप विकसित हुए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इससे पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग को अच्छे से तैयार रखना है। फिर क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि अपक्षय और अपरदन के बीच अंतर, अपक्षय और अपरदन के बीच कौन कौन से अंतर होते हैं। तो अपक्षय और अपरदन के बीच सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि अपक्षय क्या होता है, कि चट्टानों का टूटना या विघटन जो स्थल पर ही होता है, यानी कि चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना और उसका विघटन हो जाना, तो क्या कहलाता है, वही अपक्षय कहलाता है, वेदरिंग जिसे बोलते हैं। और अपरदन क्या होता है, अपरदन होता है चट्टानों और मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण। पहले क्या होता है अपक्षय, अपक्षय होने के बाद हवाओं या किसी भी कारकों के द्वारा चट्टानों या मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना ही अपरदन कहलाता है। इसके कारक क्या होते हैं अपक्षय के, तो अपक्षय के कारक में हम देख लेते हैं कि जल, वायु, तापमान, वनस्पति और रासायनिक क्रियाएं होती हैं। जबकि अपरदन में बहती नदियाँ, हवा, हिमनद, समुद्र की लहरें, पवन और बहुत से कारक इसमें पाए जाते हैं। अपक्षय का प्रभाव क्षेत्र केवल उन्हीं स्थानों पर होता है जहाँ पर वह मौजूद होते हैं, लेकिन अपरदन का पता नहीं कहाँ कहाँ तक उनको ले जाकर छोड़े। अपक्षय की प्रक्रिया बहुत धीरे होती है, बहुत धीरे, लेकिन क्या होता है अपरदन की प्रक्रिया बहुत तेज होती है। अपक्षय क्या होते हैं, तापमानों के कारण चट्टानों टूटते हैं, और अपरदन क्या होता है कि अपरदन नदी द्वारा या
पवन द्वारा या समुद्री लहरों द्वारा, इन सब के द्वारा मिट्टी को बहाकर ले जाती है। फिर देखते हैं हम कि इसका सबसे मुख्य रूप से आप एक अंतर लिख सकते हो कि अपक्षय मुख्य रूप से स्थल पर चट्टानों का विघटन है, जबकि अपरदन इन विघटित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया है। यानी अपक्षय यानी किसी पदार्थ का या किसी चट्टानों का टूटकर वहीं पर बिखर जाना अपक्षय कहलाता है, जबकि अपरदन क्रिया के द्वारा ये अपने स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होते रहते हैं। ये हो गया अपक्षय और अपरदन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा कि भूकंप क्या है। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेना। इतना तो समझ में आ गया है होगा ऊपर अपक्षय और अपरदन के बीच क्या अंतर है। फिर क्या हुआ, भूकंप क्या है, इससे घटित होने के क्या कारण है। मानव तथा भूपृष्ठ पर भूकंप के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो भूकंप वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सतह अचानक कांपने या हिलने लगती है। साधारण शब्दों में बोला जाए तो भूकंप पृथ्वी के पृथ्वी में आंतरिक हलचलों के कारण जब पृथ्वी हिलने लगती है और पृथ्वी में कंपन होने लगती है तो वह प्रक्रिया भूकंप कहलाती है। या पृथ्वी के अंदर क्या हुई उत्पन्न ऊर्जा के कारण होता है जो तरंगों के रूप में फैलती हैं। आप लोग को पता होगा कि PLS वेव होती हैं। भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। PLS जो कि प्राथमिक भूकंप, द्वितीयक या उसको सरफेस एक बोलते हैं, और एक और कोई होता है याद नहीं आ रहा है, मतलब 3 होते हैं PLS, जो कि P सबसे ज़्यादा वेग, इनकी वेग बहुत तेज होती है और इनसे खतरा बहुत कम होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरे कौन करता है, ES वेव। भूकंप से घटित होने के कारण क्या हैं, भूकंप क्यों आते हैं, तो प्लेटों के टकराने से या खिसकने से या अलग होने से। जब प्लेट टेक्टोनिक होता है या टकराते हैं एक दूसरे के प्लेट, तो भूगर्भीय प्लेटों की गति से होता है। ज्वालामुखी विस्फोट से, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जब विस्फोट होता है उससे मैग्मा बाहर निकलता है तो इतनी तेज़ी से कंपन होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ना कि जब आप लोग मकई देखे होंगे ना जिसका भुट्टा का होता है, जो लावा होता है पॉपकॉर्न, तो जब आग में डालो तो देखो कितनी तेज़ी से वो फूटता है, फूटने के साथ साथ कितनी तेज़ी से उछल कर इधर उधर जाने लगता है। तो इससे क्या होता है, इसी प्रकार से वो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो भूकंप भी ऐसे ही आता है। टेक्टोनिक क्रियाएं के द्वारा होता है, खनन और मानव गतिविधियों के द्वारा आता है। इसी के साथ साथ मानव एवं भूपृष्ठ पर इसका प्रभाव भी बहुत होता है। मानव प्रभाव क्या होता है, जीव की हानि हो जाती है, भवनों और संरचनाओं, जो भवन होती हैं और जो फैक्ट्रियाँ वगैरह, कारखाने वगैरह या बहुत सारे से टावर्स वगैरह होते हैं जो ढह जाते हैं, आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। भूपृष्ठ पर प्रभाव क्या होता है इसका, दरारें और भूस्खलन हो जाती हैं, जल में बदलाव हो जाता है और समुद्र में सुनामी उत्पन्न हो सकती है। तो ये सब प्रभाव हैं। फिर क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हिमानी द्वारा निर्मित भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। तो हिमानी द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ, हिमानी द्वारा क्या होती है, भू आकृतियाँ क्या होती हैं, जो अपरदनात्मक होती हैं, वो सर्क, यू आकार की घाटियाँ, हैगिंग वैली ये होती है, और निक्षेपात्मक यानी निक्षेप वाली जो होती हैं जहाँ पर सब इकट्ठा करके रखते हैं, तो मोरैन, ड्रमलिन और एस्कर जैसी बनती हैं। अब इसी के साथ साथ हमारा क्या है, अभिन्नों मतानुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। जो अभिन्नों मतानुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, जो क्या होता है अभिनव मतानुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है, जैसे 4 प्रमुख भागों में से बांट देते हैं। जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसे 4 भागों में बांटते हैं। पहला होता है क्रस्ट, जो 30 से 50 किलोमीटर तक होती है, और महासागरीय क्रस्ट में लगभग 5 से 10 किलोमीटर तक होती है, क्योंकि इतनी गहराई तो महासागर की होती है। फिर क्या होता है, इसके बाद इसका आता है मेंटल, या क्रस्ट के नीचे स्थित परत होता है। मेंटल क्या होता है, ये क्रस्ट के नीचे पाया जाता है, और इसमें क्या सिलिका और ऑक्सीजन के योग से बनी होती है। मेंटल की मोटाई लगभग 2800 किलोमीटर होती है, और यह ठोस और तरल दोनों रूप में पाया जाता है। इसके बाद क्या आता है, कोर या क्रोड जिसे बोल सकते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक कोर, एक होता है बाह्य कोर, एक होता है आंतरिक कोर।
यानी कि जो आउटर कोर होता है यह मेंटल के नीचे स्थित द्रव अवस्था में होता है, जो लोहा और निकेल, जिससे आप लोग क्या बोलते थे, निफे, तो ये निफे होता है। उससे ऊपर क्या था, सियाल, सीमा, निफे, तो ये इस प्रकार से था, लेकिन वो तो रासायनिक आधार पे हो गया। ये होता है अभिनव मतानुसार। तो यहाँ पर लोहा और निकेल की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। इसकी मोटाई लगभग 2200 किलोमीटर होती है। फिर इसके बाद आंतरिक कोर आता है। ऊपर था बाह्य कोर, नीचे आंतरिक कोर, इनर कोर जिसे बोला जाता है। यह पृथ्वी के केंद्र में स्थित ठोस भाग है जो लोहा और निकेल से बना है। इसकी मोटाई लगभग 1200 किलोमीटर होती है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि डेविस के अपरदन का सिद्धांत वर्णन कीजिए। तो डेविस का अपरदन का सिद्धांत क्या है? डेविस अपरदन या डेविस साइकिल ऑफ इरोसियन। तो डेविस के अनुसार पृथ्वी की सतह पर समय के साथ विभिन्न अपरदनात्मक प्रक्रियाएं कार्य करती हैं। डेविस के अनुसार अपरदन के 4 प्रमुख चरण होते हैं। कौन कौन से? आधुनिक चरण यानी यूथ स्टेज, इसमें पहाड़ों की ऊंचाई अधिक होती है और जलधारा से कटाव की प्रक्रिया होती है। फिर दूसरा क्या है? प्रौढ़ चरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सॉरी दोस्तों, गलती से मुझसे निकल गया बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, रिपीट क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन पेपर एक बार उठाकर देख लीजिए। डेविस का अपरदन चक्र बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। तो डेविस का अपरदन चक्र आखिर है क्या, तो वही बताया गया है यहाँ पे। फिर आधुनिक चरण हो गया। प्रौढ़ चरण, इसमें पहाड़ों की ऊंचाई थोड़ी कम हो जाती है और नदियाँ तरंगित होती हैं। फिर क्या है? पुराना चरण होता है यानी ओल्ड एज स्टेज। फिर नष्ट अवस्था यानी कि जब वो नष्ट हो जाती है। फिर क्या है? पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, लगभग 27 से 28 क्वेश्चन है। तो अगर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक और बना दूंगा, उसमें आप लोग देख लेना। तो पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो पवन द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ एलियन स्थलाकृतियाँ कहा जाती हैं। इनके प्रमुख हैं जैसे ड्यून्स, बालू के टीले जो पवन द्वारा उठाए जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं। फिर क्या है? पराप, जो पवन द्वारा टीले के किनारे बनते हैं। फिर क्या है? पेडिमेंट, जो पवन द्वारा इनमें ढलवा भूमि होती है ना, वहाँ पर ये ढल देते हैं। फिर क्या है? वायुमंडल की संरचना की व्याख्या कीजिए एवं विभिन्न परतों की विशेषता। तो वायुमंडल जो है पृथ्वी की चारों ओर स्थित गैसीय अवस्था में है, गैसीय परत है जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। वायुमंडल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? जैसे तरेतीयक परत, ट्रोपोस्फियर, यह वायुमंडल का सबसे निचला भाग है जहां मौसम और जीवन के लिए आवश्यक गैसें होती हैं। फिर क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें ओजोन परत होती है जो सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करती है। फिर क्या है? मीसोस्फीयर होता है। उसके बाद थर्मोस्फीयर होता है और एक्सोस्फीयर होता है जो कि बाह्य और सबसे बाह्य मंडल होता है या बाहरी मंडल होता है, जहाँ धीरे धीरे अंतरिक्ष में फैल जाती है और यहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर वायुमंडल का वायु या गैस बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो वर्षा के कौन कौन से प्रकार हैं? तो वर्षा के मुख्य प्रकार हैं उत्थान वर्षा, दूसरा है सामूहिक वर्षा और तीसरा है वायुवीय वर्षा। जो कि वायुवीय वर्षा क्या होती है? यह तब होती है जब ठंडी और गर्म हवाएं धाराएं एक दूसरे से मिलती हैं और जिससे वर्षा होती है उसे वायुवीय वर्षा कहते हैं। अब बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, जैवमंडल के संगठनों की व्याख्या कीजिए। जैवमंडल के संगठक क्या हैं? तो जैवमंडल के संगठक जैसे आप लोग देखे होंगे ना, पिरामिड वाला, जैसे साइकिल, पिरामिड साइकिल देखा है ना, वो एक ऐसा होता है। एक साइकिलिंग वाला होता है, जैसे ये इस पर आश्रित है, ये इस पर आश्रित है। यानी जैवमंडल के घटक कौन कौन से हैं? जैवमंडल घटक के अंतर्गत आप लोगों को मिलेगा पेड़ पौधे, पत्तियां, जीवाश्म और बहुत सारे हैं। फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उत्पादक, ये सब पूरा उसमें मिलेगा। इसको पारिस्थितिक तंत्र बोला जाता है। फिर क्या है? भू संतुलन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भू संतुलन क्या है। इस संदर्भ में प्राट के विचारों का वर्णन कीजिए। तो भू संतुलन एक भूविज्ञान सिद्धांत है जो यह बताता है कि पृथ्वी की क्रस्ट सतह एक लचीली परत है जो वजन के अनुसार संतुलित रहती है। यदि किसी स्थान पर कोई परिवर्तन होता है, जैसे कि बर्फ की परत का पिघलना या पहाड़ों का उत्थान, तो पृथ्वी की क्रस्ट अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए डूबने या उठने का प्रयास करती है।
इस प्रक्रिया को भू संतुलन कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के अपने स्थान पर अपने वजन के हिसाब से, वजन के अनुसार संतुलित करना ही भू संतुलन कहलाता है। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। फिर क्या है, पराट के अनुसार भू संतुलन क्या है? तो पराट के अनुसार पृथ्वी की क्रस्ट का घनत्व समान नहीं होता है। पहाड़ों का ऊंचाई का निर्धारण क्रस्ट के भीतर घनत्व के अंतर से होता है। अधिक घनत्व वाली क्रस्ट नीचे डूब जाती है और कम घनत्व वाली क्रस्ट ऊपर उठ जाती है ताकि संतुलन बना रहे। तो दोस्तों आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे हैं 16 और 12 क्वेश्चन जो बच्चे हैं, मैं 12 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, बहुत ही जल्दी जल्दी से क्वेश्चन और सभी आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।